गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th फिजिक्स। आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके पहले बच्चों हम लोग ने रिफ्लेक्शन कंप्लीट कर लिया है। रिफ्लेक्शन फ्रॉम द प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉन्केव मिरर, रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर एंड न्यूमेरिकल रिलेटेड टू द ऑल दिस 3 मिरर्स। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन कंप्लीट हो गया, रिफ्रैक्शन आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सो व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन। तो कभी कभी आपने देखा होगा बच्चों कि अगर आप एक ग्लास ऑफ वाटर ले लो और यू डिप द स्टिक इन द ग्लास ऑफ वाटर, तो आपको वो जो स्टिक होगी वो स्लाइटली बेंड होती हुई दिखाई देगी। जैसे ही वाटर ख़त्म होगा उस लेवल के बाद जो स्टिक है वो ऐसी आपको बेंड हुई यानी टूटी हुई दिखाई देगी। या फिर आप ग्लास ऑफ वाटर ले लो, उसमें पेंसिल भी डाल सकते हो। कभी कभी आप देखते हो कि जो आपका जो टब होता है, टब में जो पानी होता है, जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो आपको ऊपर दिखाई देता है, स्लाइटली ऊपर दिखाई देता है। तो एक्चुअल डेप्थ से वो ऊपर की तरफ दिखाई देता है। तो ये सारे फिनोमेना क्यों होते हैं बच्चों? ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए पढ़ते हैं हम लोग कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। सो बच्चों, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो द बेंडिंग ऑफ लाइट, सिंपल डेफिनेशन है द बेंडिंग ऑफ लाइट। लेकिन बस खाली बेंडिंग ऑफ लाइट नहीं, क्योंकि बेंडिंग ऑफ लाइट की वजह से एक और प्रोसेस होता है, उसे हम लोग बोलते हैं डिफ्रैक्शन। ठीक है, जिसको आप क्लास 12th में पढ़ोगे। सिर्फ बेंडिंग ऑफ लाइट नहीं बोलेंगे, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम टू अनदर मीडियम। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि जैसे मान लो ये आपका क्या है, एक वॉट सरफेस है। ठीक है, ये सरफेस क्या करता है, दो मीडियम को सेपरेट करता है। जैसे मान लो नीचे पूरा वाटर है, ऊपर पूरा क्या है, एयर है। तो ये दो अलग अलग मीडियम हो गए, ये मीडियम 1 हो गया और ये मीडियम 2 हो गया। ठीक, तो जब भी लाइट क्या होती है, इंसिडेंट होती है, ये इंसिडेंट होती है, इसे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ये इंसिडेंट रे है और ये क्या है, रिफ्रैक्टेड। बच्चों यहाँ पे रिफ्लेक्टेड नहीं हुआ, क्या होगा, रिफ्रैक्टेड। ठीक है, रिफ्लेक्टेड नहीं होगा, रिफ्लेक्टेड रे। ये अगर आप लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा, ये नहीं है बच्चों, क्या है, रिफ्रैक्टेड रे कहलाता है। इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन बच्चों यहाँ पे आप याद रखोगे। तो देखिए लाइट क्या हुई, इसको सीधा चला जाना चाहिए था, लाइट को क्या होना चाहिए था, सीधा इसको चला जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधा नहीं गया बच्चों, ये क्या हो गया, बेंड हो गया। ठीक है, इसीलिए इसे हम लोग ने अलग नाम दिया, क्या नाम दिया, रिफ्रैक्शन। सो रिफ्रैक्शन इज द फिनोमेना इन विच लाइट बेंड व्हेन इट मूव फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ठीक है बच्चों, अब बच्चों यहाँ पे मीडियम की बात हो रही है। मीडियम क्या होता है, तो मीडियम यानी जो अलाउ करता है लाइट को ट्रेवल करने के लिए। ठीक है, तो मीडियम बच्चों यहाँ पे 2 टाइप के होते हैं। मीडियम 2 टाइप के होते हैं बच्चों, कौन कौन से, ऑप्टिकली डेंसर। देखिए बच्चों, ऑप्टिक वर्ड का मतलब क्या है, लाइट, यानी लाइट से जो भी चीज़ें रिलेटेड होंगी उसे हम लोग ऑप्टिक कहेंगे। ठीक है, तो एक ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होता है और एक ऑप्टिकली रेयरर मीडियम होता है, ऑप्टिकली रेयरर। राइट, इसको रॉक कर दे रहा हूँ मैं। तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम किसे हम लोग बोलते हैं, तो ऐसे मीडियम जिसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, लेस हो जाती है देन द एक्चुअल स्पीड। इफ द स्पीड ऑफ लाइट becomes less than
in this medium the light becomes the speed of light becomes less than the speed of light in rarer medium। तो देखो बच्चों, जो ऑप्टिकली डेंसर है ऑप्टिकली रेयर मीडियम है, ये रिलेटिव टर्म है। आप खाली ये नहीं कह सकते कि ये ऑप्टिकली डेंसर है, आप हमेशा कंपेयर करके ही बता पाओगे कि ये ऑप्टिकली रेयर है या फिर ऑप्टिकली डेंसर है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्टिकली रेयर मीडियम किसे बोलेंगे, जस्ट इसी का क्या हो जाएगा बच्चों, इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इन दिस मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट बिकम्स मोर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम से ज़्यादा हो जाती है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग इस तरीके से समझते हैं। ठीक है, सॉरी, ऑप्टिकली डेंसर और ऑप्टिकली रेयर हम लोग इस तरीके से समझते हैं, राइट। अब बच्चों हम लोग एक रूल्स पढ़ लेते हैं कि जब भी लाइट एक मीडियम से यानी डेंसर से रेयर में जाएगी और रेयर से डेंसर में जाएंगी तो क्या कैसे बेंड होती है वो। ठीक है, कभी कभी ये ऑप्टिकली रेयर और ऑप्टिकली डेंसर पूछ लेता है आपसे, कभी कभी क्या MCQ में बहुत पूछता है। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं कि जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तब क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, तो डेंसर मीडियम यानी आप ये भी समझ सकते हो कि वहाँ पे जो पार्टिकल है आपके क्या है, बहुत क्लोज है। ठीक है, तो ये हम मान लेते हैं आपका, अच्छा डेंसर से रेयर है, तो ऊपर मान लेते हैं डेंसर मीडियम है, नीचे रेयर है, ऊपर डेंसर है और नीचे रेयर है। ठीक है, ये ऊपर डेंसर मीडियम है आपका। अब एक नॉर्मल आप ड्रॉ करोगे, लाइट जब अब इस पे इंसिडेंट कराओगे, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, इस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। अब जब भी लाइट डेंसर से रेयर जाती है तो ये आपको याद रखना है, ये थंब रूल आपको याद रखना है कि लाइट जो होती है वो एक्चुअल पाथ से अवे बेंड होती है, इस तरीके से बेंड हो जाती है। उसका एक्चुअल पाथ ये था, दिस इज हिज एक्चुअल पाथ, बट ये इस पाथ को नहीं फॉलो करती क्योंकि एक मीडियम आ गया है और ये क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है बच्चों, फिर से देख लो कि जब भी लाइट इंसिडेंट होगी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो जो एक्चुअल पाथ है उसका वो क्या हो जाएगा, उससे एक्चुअल पाथ से अवे बेंड हो जाएगा। ठीक है, ये रूल है डेंसर से जब रेयर में जाएगा तब, और जब रेयर से डेंसर में जाएगा तब क्या होगा, जब लाइट रेयर से डेंसर जाएगा यानी रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगा तो क्या होगा। देखिए, ये आपका इंसिडेंट रे है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। ठीक, अब आपका ऊपर कौन सा है, रेयर मीडियम है, रेयर, और नीचे कौन सा है, डेंसर है, नीचे डेंसर है पूरा। अब लाइट जब भी रेयर से डेंसर में जाती है बच्चों, तो आप याद रखिएगा कि जो एक्चुअल पाथ होता है लाइट का, उससे टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है। नॉर्मल की तरह इधर है ना, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल ये क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये क्या था इसका, ये एक्चुअल पाथ था, ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये दो रूल आपको याद रखना है जिसको हम लोग यूज़ करेंगे आगे इस पूरे चैप्टर में। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस थे वैसे हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कितने होते हैं बच्चों, तो देखो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन दो लॉज होते हैं। पहला क्या है,
द इंसिडेंट रे नॉर्मल, द रिफ्लेक्टेड रे, द refracted ray, all lie in the same plane, all lies in the same plane, ठीक है बच्चों। ये सेम उसी की तरह है लॉ कि अगर आपका इंसिडेंट रे है और रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, ये क्या है रिफ्रैक्टेड रे। तो ये इंसिडेंट रे और ये क्या है नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, ये सब क्या करते हैं बच्चों, एक ही प्लेन में लाई करते हैं। यानी अगर ये लाइट ऐसे आ रही है तो यहाँ से बेंड होके इधर नहीं आएगी, ये ऐसे यहाँ से होके बेंड होके नीचे ही चली जाएगी, यानी इसी प्लेन में रहेगी बच्चों, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। सेकेंड लॉ क्या है, सेकेंड लॉ कहता है कि सेकेंड लॉ क्या कहता है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ refraction is constant for given pair of media। तो यहाँ पे मीडिया का मतलब बच्चों आज तक वगैरह नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मीडिया का मतलब क्या है, ये प्लूरल वर्ड है। मीडियम के लिए हम लोग ने दो से ज़्यादा मीडियम या दो रहते हैं तो उसे मीडिया हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, साइन ऑफ द एंगल ऑफ द इंसिडेंस, यानी साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट होता है। अगर आपने क्या कर दिया, दो पेयर ऑफ मीडिया क्या कर दिया, सेम कर दिया। अब इस चीज़ को हम लोग समझते हैं, इसका क्या मतलब है। देखो ये साइन कॉस टैन, ये जो चीज़ें हैं, साइन कोसाइन टेंजेंट कोटेंजेंट सिकेंट कोसिकेंट, ये सब बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। और ये क्या है, ये किसी पर्टिकुलर का नाम है, तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, ठीक है। अब इसके बारे में आप डिटेल में जो है मैथ्स में पढ़ोगे, आपको ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है उसी के अंदर बेसिक से पूरा स्टार्ट होता है। हम लोग मैं यहाँ पे आपको ये समझा देता हूँ, ये साइन जो है ये वाले साइन की बात होती है, ठीक है। और साइन क्या होता है, साइन आप याद रखोगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे आई एंगल है साइन 30, आपको बोल देगा साइन 30, आपको क्वेश्चन अगर आएगा इससे तो साइन 30 की वैल्यू आपको दे देगा, बोल देगा कि साइन 30 इज़ 1/2। अगर नहीं भी दिया है तो आप याद कर लीजिए, साइन 60 जो होता है और √3/2 होता है, और साइन 45 होता है 1/√2 होता है, और साइन 91 और साइन 0। तो आपको बस इतनी वैल्यू, 5 वैल्यू क्या है याद रखनी है। अगर याद है तो आपका क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। बाय द वे ये आपके क्वेश्चंस में लास्ट में दिया होता है कि इसकी वैल्यू इतनी है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन क्या बोल देगा, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 45 डिग्री। इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 45 डिग्री, देन कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो बच्चों ये जो कांस्टेंट होता है इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, द कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसी को हम लोग स्नेल्स लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ या फिर स्नेल्स रूल, ठीक है बच्चों।
तो स्नेल्स रूल क्या हुआ, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ द इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ठीक है, तो यहाँ तक ये होगा स्नेल्स लॉ। सेकेंड लॉ कहाँ तक होगा, इज नोन एज कांस्टेंट फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया, यहाँ तक रहेगा तो आपका सेकेंड लॉ कहलाएगा। ठीक है, तो मान लें कि ऐसे क्वेश्चन आ गया आपको, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 45 डिग्री, देन कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो यही किसके बराबर होता है बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है। तो यहाँ से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लोगे कैसे, साइन आई की वैल्यू कितनी है 30 अपॉन साइन आर की वैल्यू कितनी है 45, तो कितना हो जाएगा 1/2 अपॉन साइन 45 की वैल्यू 1/√2, तो ये √2 ऊपर चला जाएगा, नहीं √2 अपॉन 2, यही आ गया आंसर आपका। ठीक है, √2 की वैल्यू रख लो, क्या होता है 1.41/2, तो यह 0.75 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, इस पर न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे, मैं बस ये आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। तो यहाँ तक समझ में आया बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। फिर से देख लो, सेकेंड लॉ क्या कहता है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड दैट कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, दैट इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। नाउ व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, तो इस पर आप 5 स्टार लगा लीजिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है बच्चों। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन होती है द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट in air in vacuum or air to the speed of light in medium। ठीक है बच्चों, अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है, इसको डिनोट करते बच्चों न्यू से, या आपके बुक में एन से डिनोट भी करते हैं। ठीक है, ये दोनों से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। तो इसे हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये क्या होता है, रेशियो होता है बच्चों, यानी डिवाइड होता है किसका, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है बच्चों, अब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को हम लोग डिनोट करते हैं बच्चों सी से। ठीक है, यानी जहां पे भी आपका सी लिखा हो इसका मतलब वो क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम को हम लोग डिनोट करेंगे वी से। ठीक, अब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो होता है बच्चों वो कितना होता है, वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आप याद रखोगे, राइट। और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम जो होगा वो ऑब्वियस सी बात है इससे कम होगा, जो स्पीड ऑफ लाइट है वो 3 × 10⁸ से कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है, देखो बच्चों वैक्यूम और एयर में जो होता है स्पीड ऑफ लाइट ऑलमोस्ट सेम होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन में क्या कर सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट। नाउ अब टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग पढ़ते हैं कि टाइप्स कितने होते हैं इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले पढ़ लेते हैं कि इसका यूज़ क्या होता है। तो बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ये यूज़ होता है, जैसे ये मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, और ये मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा बच्चों, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा वो डेंसर मीडियम कहलाएगा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उससे हम लोग रेयरर मीडियम बोलेंगे। ठीक है, फिर से जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसे हम लोग डेंसर मीडियम बोलेंगे, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसे हम लोग रेयरर मीडियम बोलेंगे। ठीक, अब इसी बात पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, और यहाँ से हम लोग ने लाइट को इंसिडेंट करा दिया। बच्चों अगर μ1 इज़ ग्रेटर देन μ2 है, आपको इस लाइट के पाथ को कंप्लीट करना है रे डायग्राम आपको। ठीक है, तो आप कैसे करोगे, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें कौन डेंसर मीडियम है कौन रेयरर है।
यहाँ पे तो बोला नहीं है, लेकिन इसके थ्रू उसने बोल दिया कि कौन डेंसर है कौन रेयर है। क्योंकि μ1 ज़्यादा है, इसका मतलब ये कौन सा मीडियम हो गया, ये डेंसर हो गया, और ये कौन सा मीडियम हो गया, रेयरर हो गया। अब लाइट कहाँ से कहाँ मूव कर रही है, डेंसर से रेयरर। अब हम लोग रूल याद करेंगे, जब भी लाइट मूव्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यानी इसका एक्चुअल पाथ ये था, ये इस पे नहीं जाते हुए कैसे हो जाएगी, ऐसे बेंड हो जाएगी, और ये एंगल ऑफ क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्शन कहलाएगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये आपका हो जाएगा कंप्लीट पाथ ऑफ द रे। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसको आपको सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करके आप मुझे भेजिएगा अपने मेरे जीमेल आईडी पे। इस कंप्लीट द पाथ ऑफ द रे, क्वेश्चन है कंप्लीट द पाथ ऑफ रे, पाथ ऑफ रे। ठीक है, ठीक, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा। अब लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, मैं रफ करने जा रहा हूँ। तो बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वहाँ पे, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो बच्चों दो टाइप्स होते हैं। पहला है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो ये क्या है, ये टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इट इज द टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स in which one of the medium is air। इसमें से कम एक मीडियम क्या होना चाहिए, आपका एयर होना चाहिए, और दूसरा मीडियम क्या होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, केरोसिन है ना, पेट्रोल, डीजल, या फिर ग्लास, वाटर, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक कम से कम आपका क्या होना चाहिए, एयर होना चाहिए। तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं बस खाली म्यू से, इसमें कोई हम लोग लगाएंगे नहीं। ठीक है, तो ऊपर आपका क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर, अरे सॉरी, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या फिर एयर, और नीचे क्या आ जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है बच्चों, तो ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में आएगा बच्चों, ये एयर के रिस्पेक्ट में आएगा। तो ऊपर एयर लिखो या मत लिखो, बात एक ही है आपका। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, तो इसमें जो लाइट है वो कहाँ से कहाँ मूव कर रही है, तो बच्चों जो ऊपर होता है वहाँ से लाइट स्टार्ट होती है, यानी यहाँ पे एयर है, यानी ऊपर कौन सा मीडियम होगा, यहाँ पे आपका एयर मीडियम होगा, और नीचे कौन सा मीडियम होगा, आपका जो भी मीडियम है म्यू एम। तो लाइट आपका जो एयर है, इट इज़ इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हमेशा 1 होता है। ठीक है, और बाकी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हमेशा 1 से ज़्यादा होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये डेंसर मीडियम है, तो रेयर से डेंसर में जाएगा, तो लाइट कहाँ पे बेंड होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल। फिर से एयर जो होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, ये फिक्स है। ठीक है, और जितने भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उनका जो वैल्यू होता है वो 1 से ज़्यादा होता है। ठीक, तो ये जो भी मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज़्यादा होगा। ये ज़्यादा है, इसका मतलब इसका ये डेंसर मीडियम है। डेंसर मीडियम अभी लाइट कहाँ से कहाँ मूव कर रही है, रेयर से डेंसर में, तो इट्स बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, इसीलिए बेंड हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसे पढ़ेंगे क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर। बच्चों यहाँ से एक और फॉर्मूला आपको बन जाएगा कि मीडियम को आप लिख सकते हो म्यू ऑफ एयर, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ठीक है, आप इस तरीके से लिखोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। चलिए अब चलते हैं हम लोग एब्सोल्यूट के बाद हम लोग चलते हैं रिलेटिव। ठीक है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव जो वर्ड होते हैं बच्चों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बच्चों? ये क्या होता है? इट इज़ द टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट इज़ द टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन विच नो मीडियम इज एयर, नो मीडियम इज एयर, यानी यहाँ पे एयर के अलावा बाकी दोनों मीडियम होंगे। तो यहाँ को हम लोग लिखेंगे μ21, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ μ1 अपॉन μ2। अब ये μ1 का मतलब क्या है? μ1 का मतलब ये है किसके रिस्पेक्ट में बच्चों? ये एयर के रिस्पेक्ट में। ये किसके रिस्पेक्ट में? एयर के रिस्पेक्ट में। लेकिन जब इनका रेशियो लोगे तो ये एयर के रिस्पेक्ट में नहीं आएगा बच्चों, ठीक है ना। तो ये आपका, इसे हमको लिख लेंगे μ1 अपॉन μ2। तो ये आपका हो जाएगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा आज का लेक्चर। आज हम लोग क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच।